ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको रेगुलर करना है। 108 सूर्य नमस्कार केवल आप 30 मिनट्स में कर सकते हो, तो 30 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो। 108 बार अगर आपने कर लिया तो आपकी पूरे शरीर में चर्बी तो क्या, किसी प्रकार की कोई दर्द, कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, पोस्चर करेक्शन नहीं, आप करेक्ट आपका नहीं हो पा रहा है, लोअर बैक में पेन आ गया है, सर्वाइकल हो गया, या कोई भी पूरे शरीर में कोई दिक्कत है, तो आप उसको आराम से ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा सफ़र संघर्ष से शिखर तक आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक हमारे बीच में शानदार गेस्ट मौजूद हैं, हमने उनको इनवाइट किया है और ये शानदार जो सेशन आज का रहेगा इसको आप ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि यहाँ आपको आज जानने को मिलेगा कि योगा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, योगा हमें क्यों करना चाहिए। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं कोमल वर्मा जी, जो गुड़गांव से आई हैं। कोमल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो ये हैं कोमल जी, जो पिछले काफ़ी सालों से योगा करती आ रही हैं, ना ही सिर्फ करती आ रही हैं बल्कि लोगों को सिखाती भी आ रही हैं। तो इनसे जानते हैं और ये पता करते हैं कि योगा का आज हमारी ज़िंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों सबको योगा करना चाहिए, योगा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस इनसे लेते हैं और आप लोग इस पॉडकास्ट को पूरा देखना। थैंक यू। तो कोमल जी, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि आपकी जर्नी क्या रही है, कहाँ के रहने वाले हैं और कब से आप योगा कर रहे हैं और कब आपने इसकी शुरुआत की? जी सर, मेरा नाम कोमल वर्मा है और मैं सिरसा, हरियाणा के एक सिरसा जिले के एक छोटे से गांव से रहने वाली हूँ और मैं पिछले 11 वर्षों से योगा अभ्यास कर रही हूँ। और अगर बात की जाए कि मैंने योगा कैसे शुरू किया, मेरी जर्नी योग में कैसे शुरू हुई, तो मैंने योग को पहली बार जब देखा तो खेल के दृष्टिकोण से देखा। मैं एक हॉस्टल में रहने वाली बच्ची रही हूँ स्कूल टाइम से ही। तो हॉस्टल में जब हम रहते थे तो वहाँ पे जो हमारे कुछ साथी थे, साथ रहने वाली लड़कियाँ थी, वो योग का अभ्यास करती थी खेल के दृष्टिकोण से, कि वो उसमें खेलती हैं, उसके गेम्स होते हैं। और उसके पहले अगर बात की जाए तो मुझे योग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना मुझे योग का पता था या ना योग खेल के बारे में कुछ भी पता था। तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि योगा भी एक खेल है, इसमें भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं और मैं भी बाकी आप सबकी तरह क्यूरियस थी कि योगा में कैसा गेम हो सकता है। सो वो सब जानने के लिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वेंट देयर और मैंने उनकी प्रैक्टिस को देखा, उसका जायजा किया और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं भी तो ये कर सकती हूँ। भगवान की देन से थोड़ी बहुत शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी उस टाइम पे थी। उसके पहले मैं थोड़े बहुत गेम में रहती थी, लाइक एथलेटिक्स वगैरह सब मैंने किया था, तो थोड़ी बहुत नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो जो हमारे गुरु थे, जो हमारे कोच थे, उन्होंने बोला कि अभी आप कर सकते हो और आप काफ़ी अच्छी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, तो आपको इसमें आगे करना चाहिए। तो वहाँ से मैंने योग का अभ्यास शुरू किया और उसके बाद मैंने लगातार कम से कम 5 सालों तक सिर्फ योग को खेल के दृष्टिकोण से ही खेला, उसको जिया, उसकी प्रैक्टिस की, उसका अभ्यास किया। बहुत बढ़िया मैम। तो आपने बताया कि शुरुआत में आपने योग को सिर्फ एज ए खेल के तरीके से लिया था और धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि शायद योग को आप एज ए फ्यूचर स्कोप के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं। तो कोमल जी, आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा योग कब बना, मतलब कि कौन सा सन था और आपकी क्या एज रही होगी उस समय? सर, ये बात रही है 2019 की, जब योग को मैंने खेल से ज़्यादा समझना शुरू किया। मैंने योग में एक डिप्लोमा शुरू किया और उसी वर्ष ऐसा हुआ था कि मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो हिसार ज़िले से हुई है। तो वहाँ पे पहली बार वहाँ की यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में योगा को एज अ करिकुलम, एज अ कोर्स इन्वॉल्व किया गया। उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऐड किया गया, मास्टर्स को ऐड किया गया। तो उसी साल मेरे सर ने मुझे बताया कि आप इसमें स्टडी भी कर सकते हैं और साथ साथ आप यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनेंगे तो आप खेल के रूप में आप गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं इसमें खिलाड़ी रह चुकी थी, तो मेरा ये जानना, मैं इस चीज़ पे बहुत ध्यान देती थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में टीम अच्छी है, कहाँ पे खेल की ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है। तो उस दृष्टिकोण से वो यूनिवर्सिटी मेरे लिए सबसे अच्छी थी। उस समय मैंने इसमें एडमिशन लिया, उस समय मैंने खेल भी शुरू किया और साथ साथ इसका अध्ययन भी शुरू किया।
और जब मैंने योग को पढ़ना शुरू किया, योग के बारे में जानना शुरू किया, क्योंकि खिलाड़ी होने के नाते मुझे जो एस्पेक्ट पता था योग का, एक अंग पता था, वो था आसन, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम। उसके अलावा मुझे योग के बारे में कुछ भी नहीं ज़्यादा डेप्थ में पता था। फिर मैंने इसमें जब पढ़ाई शुरू की, इसके अलग अलग अंगों के बारे में जाना, पढ़ा, उसके बेनिफिट्स को जाना, फिर मैंने उसको प्रैक्टिकली जब अपने ऊपर अप्लाई किया और वो बेनिफिट्स मुझे मिलने लगे, तो उसके ज़रिए मैं इससे ज़्यादा जुड़ती चली गई। फिर मैंने आगे जाके इसमें मास्टर डिग्री की। फिर मैंने देखा कि योग की बढ़ती महत्ता को देखते हुए इसमें पीएचडी शुरू हो चुकी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसको ऐड कर लिया गया है। तो बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर यू कैन टीच इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स बन के आ चुका है। तब फिर मैंने सोचा कि खेल के साथ साथ ही अगर मैं इसमें पढ़ाई भी कर रही हूँ और मैं और अच्छे से पढ़ाई करूँगी, तो आने वाले समय में, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं एक टीचर हैं, मेरी फैमिली में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर टीचर, तो पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा इसको मैं अपने लाइफ में अपना सकती हूँ, और एक ऐसा मेरे लिए उस टाइम पे ऑप्शन आया, ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी कि योग जो मेरा पसंद है, जो मेरी हॉबी है, वो मेरा प्रोफेशन बन सकता है। करेक्ट। और फैमिली लाइन से जो रिलेटेड प्रोफेशन है, जो आपके अंदर जेनेटिक्स में चीज़ें भरी हुई है कि पढ़ाने में आप काफ़ी माहिर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो उन चीज़ों को मैं परस्यू कर सकती हूँ। दैट्स व्हेन आई लाइक कीप एम्फसाइजिंग ऑन इट एंड आई इंक्रीज्ड माय स्टडीज़ इन योगा। और इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में जाना, फिर इसको जिया, फिर इसके फ़ायदे देखे, फिर मैंने इसको लोगों पे अप्लाई किया, क्योंकि मास्टर्स में हमारी रिसर्च भी रहती है। और फिर जब लोगों को इससे फ़ायदा मिलने लगा, तो मुझे उस टाइम पे एक जो डॉक्टर की शक्ति होती है, एक ताकत होती है, वो महसूस हुई कि डॉक्टर को कैसे अच्छा लगता होगा जब वो किसी को ट्रीट करके ठीक कर देता है। मुझे बिल्कुल वही महसूस हुआ। तो योगा एज ए योगा थेरेपिस्ट भी मैंने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक ही क्षेत्र में रह के खेल में भी हूँ, मैं थेरेपिस्ट भी हूँ, एक डॉक्टर की भी भूमिका अदा कर सकती हूँ, और मैं एक टीचर भी बन सकती हूँ। सो इसीलिए मुझे ये फील्ड बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जो मेरा बेसिक स्टडी का फील्ड था, जो मैं पिछले इतने वर्षों से मैंने जो स्टडी की थी, तो वो मैंने छोड़ के कम्प्लीटली योग को ऑप्ट करने का सोचा और मैंने इसको किया। मतलब इसके अंदर फ्यूचर अच्छा बन सकता है। अगर कोई भी नया बच्चा योगा करना शुरू करेगा, तो इसके अंदर भी स्कोप काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम बात करें करंट टाइम की, तो इसमें सबसे बड़ी मार्केट मैं जो मानती हूँ वो योग के वेलनेस सेक्टर की है। साथ ही साथ क्योंकि खेल में भी मैं रहती हूँ और खेल में भी इसकी महत्वता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो खेल में भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और अगर कोई खिलाड़ी योग अगर कर लेता है, चाहे वो किसी भी गेम में जाना चाहे, वो बहुत ही अच्छा करेगा। अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हर गेम के खिलाड़ी के लिए योग का स्तर जो है, सेशन जो है, कंपलसरी कर दिया है। हर एक NCOEs जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस हैं, उनके अंदर योग का एक टीचर, एक कोच नियुक्त करने मतलब आप किसी भी खेल में हो, क्रिकेटर हो या फुटबॉलर हो या बैडमिंटन खेलते हो, योग करना कंपलसरी है। क्योंकि जब तक हमने इंडिया में ये नीति देखी है कि जब तक इंसान को ये रियलाइज ना हो जाए कि इसका क्या महत्व है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट कैसे आपको फायदा दे रहा है, वो नहीं करता। तो सरकार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, वो हम पे वो चीज़ थोप देते हैं। करेक्ट। और यही तरीका है कि वो हम पे थोपते हैं, हम उसको अपनाते हैं। फ़ायदा जब मिलने लगता है, तब हमें लगता है कि नहीं, जो हमारे माता पिता है, हमारी सरकार है, या जिसने भी ये किया, उसने अच्छा किया, उसने सोचा होगा कुछ ना कुछ, तभी। नहीं तो ऐसा कुछ थोपने से तो बात बनेगी नहीं। तो अभी योग के फ़ायदों को देखते हुए, क्योंकि इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है, तो अगर हम बात करें योग के एक अन्य क्षेत्र की, तो वो रिसर्च भी है। तो अभी चंडीगढ़ में PGI हॉस्पिटल में योग रिसर्च का एक अलग से आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट है, जो खाली जितने भी पेशेंट्स हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसमें योग पे जो शोध है वो कार्य वहाँ पे होता है कि योग उनको कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे योग से बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। इस पे बहुत सारी रिसर्च आप देखेंगे पतंजलि विश्वविद्यालय में भी चल रही है, जो अपने आप में योग का एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय है। करेक्ट। कोमल जी, योग या जिम, जी, अगर मैं कट टू कट क्लियर आपसे पूछूं, तो आज यूथ को
योग की ज़्यादा ज़रूरत है या जिम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों को आप किस तरीके से डिफरेंस करेंगे? सर मेरा ये मानना है, मैं योग की खिलाड़ी हूँ और मैं जिम जाती हूँ। जिम जाते हैं आप? जी। मैं किस लिए जाती हूँ? मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए। बात अगर आती है स्ट्रेंथ की, ऐसा नहीं है कि योग से आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। आपको अगर मसल्स बनानी है, शरीर बनाना है, ताकत लानी है, अपने आप को बल्कि दिखाना है, मस्कुलर दिखाना है, आप जिम जाइए। लेकिन उसके साथ साथ आप योग जरूर करें। मैंने 100 में से 1% केस देखा होगा कि मैं योगा कर रहा था, मुझे इंजरी हो गई। दैट इज ओनली एक्सीडेंटल, कि आप गलती से गिर गए, आपको कुछ हो गया। दैट इज ओनली एंड ओनली एक्सीडेंटल। किसी एक्सरसाइज को करते हुए आपको कभी कोई इंजरी नहीं होती है, योग की अगर मैं बात करूं। वहीं अगर आप जिम में देखेंगे, आप कोई भी एक्सरसाइज लेके चल सकते हैं जिम की, उसमें आपको इंजरी होती है, विच इज़ नॉट एक्सीडेंटल ऑलवेज। करेक्ट। तो आपको मसल इंजरी हो सकती है, अगर आप ध्यान ना रखिए, आप हैवी वेट उठा रहे हैं, आपको बैक में इंजरी हो सकती है। लेकिन उन इंजरी को प्रिवेंट अगर आपको करना है तो आपको योग करना पड़ेगा। तो जिम के साथ साथ योग जरूरी है, लेकिन योग के साथ साथ जिम जरूरी नहीं है। अगर आप में किसी तरीके की कोई स्ट्रेंथ नहीं है या आपको कुछ नया अभ्यास शुरू करना है, जैसे क्योंकि मैं तो एक खिलाड़ी हूँ, मुझे मेरा हर एस्पेक्ट डेवलप करना होता है। जब हम खेल की बात करते हैं तो योग खेल भी अन्य खेलों की तरह सारी डिमांड्स रखता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एंड्योरेंस होना चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ योगा स्पोर्ट्स, बट अदर एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो देयर। लेकिन अगर आप नॉर्मल योग की बात करते हैं, जिससे आप वेलनेस लाना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको जिम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जिम कर रहे हैं तो आपको योगा ज़रूर करना चाहिए ऐड ऑन। अगर आप नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म तक सिर्फ जिम करेंगे, तो आपकी बॉडी जैसा आपने बताया कि कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो भी योगा जरूरी है, इसी तरीके से जिम भी एक स्पोर्ट्स है, उसके साथ भी योगा जरूरी है। करेक्ट। और अगर हम वैसे देखें डिफरेंशिएट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है आजकल महिलाएं भी पीछे नहीं है जिम करने में। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी कंपोनेंट देखें तो महिलाएं उतना बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो योगा इज अ इंडोर थिंग। आप देखेंगे घर पे आप बैठे बैठे योगा कर सकते हैं। इसके लिए किसी मशीन कमरे की 4 दीवारी में योगा कर सकते हैं, आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, आप बेड के ऊपर योगा कर सकते हैं। तो योगा एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। आपको बस एक स्पेस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा आपका शरीर है उतनी जगह आपको चाहिए। तो उतनी जगह हर किसी के घर में होती है, ज़मीन पे नहीं है तो बेड पे भी है। तो लेकिन जिम करने के लिए आपको सब कुछ चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप घर पे भी करना चाहते हैं, आपको डंबल्स चाहिए, आपको वेट्स चाहिए। तो जिम इज़ बेसिकली अ वेट ट्रेनिंग, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, अदर गेम्स में भी रखता है, लेकिन योग का जो महत्व है वो अपनी जगह अलग है। करेक्ट। तो कोमल जी, आप पिछले 11 सालों से आपने बताया कि आप योगा कर रहे हैं जी। तो आपने अब तक क्या क्या चैलेंज का सामना किया? कभी ऐसा मन भी किया आपका कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, या लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया हो इसको लेकर, या कब आप सोशल मीडिया पर आप कब आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? जी। मतलब हमारे चैनल के बारे में बता देता हूँ आपको। हमारे चैनल के अंदर जो थीम हमारे चैनल की वो है संघर्ष से शिखर तक। तो आपने इस सेशन की जो अपनी शुरुआत की, अपनी जर्नी की शुरुआत की, इसमें क्या क्या संघर्ष का सामना अब तक आपने किया है, वो अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। जी, संघर्ष की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत ही मेरे लिए संघर्ष थी। पढ़ाई के साथ साथ जब मैं योग कर रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पिताजी मेरे एक अध्यापक हैं, तो उनकी हमेशा से इच्छा रहती थी कि मेरा बच्चा हमेशा अच्छा स्कोर करे। एकेडमिक्स में बचपन से ही टॉपर बच्चा रहने की वजह से एक अलग ही प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है कि आपको अपने एकेडमिक्स मेंटेन करने हैं। और पढ़ाई में मेरा खुद का भी एक बहुत अच्छा दिलचस्पी थी। तो दूसरे खिलाड़ियों की तरह ये नहीं था कि आप सिर्फ खेल में अच्छा कर रहे हो, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। मुझे दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना होता। मतलब आप 90+ वाले स्टूडेंट रहे? जी। और दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कभी ऐसा होता था कि गेम खराब हो गया, और कभी ऐसा हो गया कि पढ़ाई खराब हो गई। और पढ़ाई खराब कर नहीं सकते थे क्योंकि प्रेशर था। प्रेशर तो नहीं कह सकते, लेकिन पीछे बोलने के लिए, क्योंकि गेम अगर खराब हो रहा है तो मुझे बोलने के लिए कोई नहीं था कि तुम्हारा गेम क्यों खराब हो रहा है। बिकॉज एक शुरुआती, जब मैंने शुरुआत की थी तो जो मेरा गेम था वो मेरे लिए प्राइमरी नहीं था, सेकेंडरी चीज़ थी। पढ़ाई प्राइमरी थी।
लेकिन विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे मुझे एक टाइम पे लगा कि नहीं, मुझे तो अभी इसमें ही पढ़ाई करनी है और इसी में ही मुझे खेलना भी है, और मैं मेरी पढ़ाई भी योगा में ही करूँगी, तो वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि उस टाइम पे आके मुझसे घर वालों ने भी बोल दिया था कि आपने इतने सालों तक जो किया है अपनी लाइफ की, एक पढ़ाई की है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है एक स्ट्रीम में, और अब आप उसको छोड़ रहे हो योगा में जाने के लिए। ये बात है 2020 से भी पहले की, कोविड से भी पहले की, जब योग इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। एज अ गेम भी नहीं पॉपुलर था, एज अ वेलनेस सेक्टर में भी योग इतना पॉपुलर नहीं था। तब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि नहीं, आपको लाइन चेंज नहीं करनी है। अगर करनी है तो आप हमारी इच्छा के खिलाफ जा रहे हो, तो अपनी मर्जी से करो, जो करना है करो, हम आपका इसमें साथ नहीं देंगे फैमिली की तरफ से। यस, तो दैट्स द पॉइंट जो मेरे लिए 7-8 मंथ से वो बहुत क्रूशियल थे। क्योंकि उस टाइम पे मैं अकेली ऐसे खड़ी थी जिसको ये था कि मैं इस लाइन में अच्छा कर लूँगी और मुझे करना है, और उस टाइम सिर्फ खेल में ही, कि योगा खेल में ही मैं अच्छा करूँगी, पढ़ाई तो मैं साथ साथ इसमें कर ही रही हूँ। वो टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था, और उसी टाइम, क्रूशियल टाइम ही मैंने पहली बार लाइफ में रियलाइज़ किया, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं थी, एज अ हॉबी इसको खेलती थी। तब मैंने फेस की स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स, कि यू आर कैपेबल, यू आर डूइंग योर बेस्ट। अब दिन के 11-12 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें कि हम इतना टाइम तो पढ़ाई को भी नहीं देते हैं। 12-12 घंटे मैंने प्रैक्टिस की पूरा 1 साल, क्योंकि मुझे शो करना था कि आई कैन डू गुड इन दिस, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकती हूँ। और मेरे लिए चैलेंजिंग भी था, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स जो थे वो बचपन से योग करते आ रहे थे। वो ऐसे बच्चे थे जिनको छोटी छोटी उम्र से योग सिखा दिया गया था, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल और मेरे लेवल में बहुत डिफरेंस था। तो एक तरीके से मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, लेकिन मैंने इतना खुद को कैपेबल बनाया, आई गॉट सेलेक्टेड, और कुछ कारणों से मुझे टीम से निकाल दिया गया, और वो मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग था बहुत ज़्यादा। मैंने कभी उतना किसी को, मैं लोग बोलते हैं ब्रेकअप हो गया या कुछ ट्रोमा हो गया, उनसे भी ज़्यादा मैंने उस टाइम पे झेला, और अकेले झेला। उस टाइम फैमिली साथ नहीं थी, फ्रेंड्स साथ नहीं थे, और जो एक जिसके लिए सब लड़ाई चल रही थी, वहाँ से ही मुझे धोखा मिला। मेरे ही गेम से मुझे स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स की वजह से निकाल दिया गया कि आप नहीं सिलेक्ट हुए। उस टाइम पे एक टाइम आया, 1-1.5 महीना, जो एक फेज़ होता है कि आप बहुत ट्रॉमेटिक चले गए हो। फिर मैंने इसको ईगो पे लिया, और वो भी मैंने योग से ही सीखा, क्योंकि उस टाइम मैंने बताया मैं पढ़ाई भी कर रही थी। योग में ही मैंने सीखा कि आप कोई भी चीज़ अपने ईगो पे ले लो और आप उसको कर सकते हो, अगर आप ठान लोगे तो आप कर लोगे। फिर मैंने दोबारा से खुद को उठाया, फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट की, खेली, उसी साल मेडल भी आया, और सारी चीज़ें अच्छी हुई विद टाइम। और धीरे 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 करके लाइफ लेसन्स को मैं आज भी ऐसा ही करती हूँ। अगर मैं कहीं पे फॉल करती हूँ, कुछ चीज़ मुझे नहीं अचीव हो पाती है, आई टुक इट ऑन माई ईगो, कि मुझे ये करना है, मुझे ये साबित करना है। खुद की ईगो पे ले लेती हूँ कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो वहाँ से फिर मुझे उठना पड़ा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और एक होता है ना, भगवान आपको अच्छा देने से पहले गिरा देता है। करेक्ट। तो वो इतना बुरा गिराता है कभी कभी कि आप बहुत ऊपर तक जाते हो, एंड दैट्स द टाइम। एंड आई ऑल्सो, उस टाइम मुझे सच में बहुत बुरा लगा। आज मैं उस बात को याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो जो हुआ था ना, नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। करंटली अभी नेशनल गेम्स में मेरा मेडल है, जो इंडिया की सबसे बड़ा गेम है। हरियाणा की टीम को मैं कोचिंग दे चुकी हूँ 3 से 4 बार तक। उनकी एज अ कोच मैं नेशनल कोच बन के जा चुकी हूँ। एज अ नेशनल कोच मुझे बेस्ट कोच का अवार्ड मिल चुका है इतनी कम उम्र में, जो पहली मैं ऐसी लड़की थी जिसको ऐसा पूरे इंडिया में ऐसा अवार्ड मिला। तो ये जो सफ़र आया, ये जो प्रोग्रेस हुई, ये इन्हीं कारणों से हुई, क्योंकि आपने लाइफ में कुछ बुरा फेस किया। अगर आप वो चीज़ें नहीं करते हो, अगर डाउनफॉल नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उतना आगे तक बढ़ पाता है। तो वो एक इनिशियल फेज़ होता है। लेकिन हाँ, स्ट्रगल तो मैं उसी को मानती हूँ। उसके बाद तो चीज़ें अच्छी हुई और अच्छी होती चलेगी। और अभी हम आने वाले समय में उम्मीद रख रहे हैं कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, एशियन गेम्स हो रहे हैं, उनके लिए हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उनमें हमारा ट्रायल्स के थ्रू जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हम सिलेक्ट हो जाएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करने का हमें मौका मिले। ग्रेट। तो कोमल जी ने एक बात बताई कि भगवान जब भी हमें कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो बहुत नीचे तक आपको गिराते हैं, इतने नीचे तक कि शायद कभी कभी लगता है कि अब नहीं उठ सकते, अब उठना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है।
लेकिन वहाँ हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को संभालना होता है, फिर से खड़े होने की ज़रूरत होती है। एक बार खड़े हो जाओ तो भगवान फिर साथ देता है, भगवान साथ उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के हमें आगे लेके जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग, 90% लोग वहाँ गिर जाते हैं और गिरे ही रह जाते हैं, उठने की कोशिश ही नहीं करते और फिर पूरी ज़िंदगी ब्लेम करते हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं, पूरी ज़िंदगी भगवान को ब्लेम करते हैं, पूरी ज़िंदगी जिनकी वजह से गिरे हैं उनको ब्लेम करते हैं। तो बहुत अच्छा लेसन यहाँ पर मिला है, ना ही सिर्फ एक योगा टीचर होने के नाते, बल्कि किसी भी फील्ड में आप हों, हर फील्ड के अंदर ऐसा ही होता है। जब भी आप गिरते हैं, हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप अगर उसको लेंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने सिर्फ प्रॉब्लम के रूप में नहीं आती, बल्कि एक बड़े समाधान के रूप में आती है, बड़ी उपलब्धि के रूप में आती है, बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आती है। बस आपका नज़रिया सही होना चाहिए। तो बहुत शानदार बात बताई। तो कोमल मैम, एज की बात कर लेते हैं। आपने बीच में बताया था कि बच्चे शुरुआती टाइम से बोले तो बच्चे की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए योगा करने वाले बच्चों, मतलब अगर हम शुरू करना चाहते हैं, अपने बच्चों को योगा कराना चाहते हैं, तो उनकी एज क्या होनी चाहिए? सर देखिए, अभी तो अगर आप बात करेंगे कि लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, माता पिता बहुत अवेयर हैं, तो 3 से 4 साल के बच्चे को वो ट्रेनिंग कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो जब बच्चा बहुत छोटा है तो उसकी हम फंक्शनल ट्रेनिंग कराते हैं। अब चाहे वो किसी गेम में डालना चाहते हो, चाहे आप उसे योगा कराना चाहते हो, आप एक बच्चे को योग कराओगे, उसके डिफ़िकल्ट आसनास करवाना चाहोगे। प्राणायाम की अगर बात करें तो इतने अर्ली एज में बच्चा उतने अच्छे से नहीं कर पाता है, तो हम उसको फंक्शनल ट्रेनिंग करवाते हैं उसकी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए। और 5 से 6 साल का अगर आपका बच्चा है तो आप उसको धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी पे उसके काम कर सकते हो। और 7 से 8 साल की उम्र में एक छोटा बच्चा जो है प्राणायाम और बाकी योगाभ्यास करने शुरू कर सकता है, क्योंकि योग में केवल आसन और प्राणायाम ही नहीं है, इसमें बहुत सारी क्रियाएं भी हैं जिसके लिए आपका मेंटली डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। आपका एक एज आपकी जो होती है वो ऐसा कोई निर्धारित एज किसी ने नहीं बताई है, किसी टेक्स्ट में भी आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अर्ली मैच्योर होते हैं, कि छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, तो वो कम एज में शुरू कर सकते हैं, 7 से 8 साल में। अगर कोई बच्चा बहुत ही इतना मैच्योर नहीं हो पा रहा है एज के अकॉर्डिंग, तो आप उसको 10 से 11 साल की उम्र में शुरू करवा सकते हैं। और अगर मैं खेल की बात करूँ तो 10 साल का बच्चा जो है नेशनल चैम्पियन बन सकता है, क्योंकि 10 से 14 साल का जो हमारा सबसे छोटा एज ग्रुप होता है योगा खेल में, क्योंकि एक एज का गेम है, तो सब जूनियर का जो हमारी कैटेगरी होती है वो 10 से 14 साल की होती है। तो एक 10 साल का बच्चा अगर नेशनल चैंपियन बनना चाहता है तो उसे कम से कम 3 साल की अभ्यास तो चाहिए। 3-4 साल की एज में उसे लग जाना पड़ेगा। तो उसे कम से कम अगर मान के चलो तो फंक्शनल ट्रेनिंग अगर 3 से 4 में शुरू करे, फ्लेक्सिबिलिटी 4 से 5 में शुरू कर सकता है। उम्मीद है कि बन जाएगा चैंपियन। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी शुरू करो और आप अगले ही दिन चैंपियन बन जाओगे, इट्स अ प्रोसेस। सो आप उसे 7 से 8 साल में फ्लेक्सिबिलिटी और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेबिलिटी और बाकी जो कंपोनेंट स्पोर्ट्स में चाहिए वो डेवलप कर सकते हैं। जो लोग कोमल जी, जो लोग अपने घर रहते हैं, जिनके पास समय नहीं है बच्चों को लेकर योगा सेंटर जाने का, क्या वो अपने घर से भी योगा बच्चों को सिखा सकते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज भी इसके होते हैं क्या, या आप भी देते हैं? जी सर देखिए, हर सिटी में अभी आप देखेंगे कि योगा टीचर जैसे जैसे कोविड के बाद अवेयरनेस बढ़ी है, तो लोगों ने जो घर पे सुविधाएं पानी शुरू की है ना, ऐसा नहीं होता कि किसी के पास टाइम नहीं होता, टाइम हमें निकालना पड़ता है। आप यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, तो टाइम तो नहीं है पर निकाल के हम यहाँ बैठे हैं, तो ये एक बात हो जाती है। लेकिन अभी जो कल्चर शुरू हो चुका है वो वेस्टर्न कल्चर हम बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं कि हमें हर चीज़ घर पे चाहिए। तो आप देखेंगे जो थोड़ी भी डेवलप्ड सिटी है, माँ बाप चाहते हैं कि जी हमारे घर आओ, बच्चे को ट्रेनिंग कराओ, तो आपको हर शहर में होम ट्यूटर्स मिल जाएंगे, चाहे वो योग के हों, वो चाहे किसी भी खेल के हों। वो आपके घर आएंगे, आपके सोसाइटी में आएंगे, आपके बच्चों को ट्रेनिंग कराएंगे। जो भी अच्छी सिटीज़ हैं उनकी सोसाइटीज़ के जो भी कम्युनिटी सेंटर्स, कम्युनिटी हॉल्स या क्लब्स जो बने हुए हैं, वहाँ पे योगा की रेगुलर ट्रेनिंग चलती है। होम क्लासेस भी होती हैं, हम खुद भी होम क्लासेस देते हैं, या फिर हमारे अंडर जो ट्रेनर्स हैं वो होम क्लासेस देते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन आजकल तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप ऑनलाइन इतने मल्टीपल कोर्स आ चुके हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने बच्चों को ज्वाइन करवा सकते हैं। बट एज अ टीचर आई प्रेफर कि जो छोटा बच्चा है उसे
इन पर्सन ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए, यानी कि ऑफलाइन ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है उसकी हमें डेवलपमेंटल चीज़ें देखनी हैं और चीज़ें देखनी हैं। बच्चे के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है जो बड़े लोगों में है, कि अगर आपको मैं ऑनलाइन कुछ बताऊंगी आप समझ सकते हो, छोटे बच्चे को आप फिजिकली चीज़ें कराओगे तो वो और अच्छे से सीख सकता है। तो ऑफलाइन क्लासेस दे सकते हैं। होम क्लासेस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब गूगल कीजिए, आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है कि योगा क्लास नियर मी, योगा क्लास एट होम, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिनके थ्रू आप किसी भी अच्छे योगा टीचर से कांटेक्ट बना सकते हैं। ग्रेट। तो कोमल जी ने बताया कि आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे योगा सेंटर्स कहाँ कहाँ पर योगा सिखाया जाता है वो आप पता कर सकते हैं, और साथ में होम ट्यूटर भी क्या रहता होगा मैम नॉर्मली होम ट्यूशन्स का चार्ज, अगर मैं अपने घर के लिए एक टीचर की वो चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए? सर देखिए, टीचर टू टीचर भी डिपेंड करता है, बट अगर हम मार्केट रेट की बात करें तो आपको 400 पर सेशन से लेके 1500 पर सेशन तक की क्लासेस आराम से मिल जाती हैं होम क्लासेस के लिए, अगर आप ट्यूटर को घर बुलाना चाहते हैं तो। वो भी आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया यू स्टे, डिपेंडिंग ऑन द टीचर एज वेल, कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितना अच्छे से करवा रहा है। तो दिस इज ऑल द मार्केट थिंग्स। ग्रेट। तो कोमल जी, जो महिलाएं हाउस वाइफ हैं जी, क्या वो ऑनलाइन अगर करना चाहती हैं योगा, क्योंकि उनके अंदर यूट्यूब पर आजकल बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो यूट्यूब से जैसे आपके भी इंस्टाग्राम के अंदर आप काफ़ी सारी वीडियोस डालते हैं, तो उनको देखकर भी कोई महिला योगा करना शुरू कर सकती है, या इसके लिए स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस में और यूट्यूब पर जो कंटेंट पड़ा है उसमें क्या फ़र्क होता है? सर देखिए, जब हम बात करते हैं यूट्यूब पे कंटेंट की, इनफैक्ट मैं खुद भी यूट्यूब पे कंटेंट डालती हूँ, वो हम एक जर्नल लेमन पर्सन्स के लिए डालते हैं जो सबके लिए समान है। उसमें हम सावधानियां बता सकते हैं, और एक 1-to-1 ट्यूशन में, 1-to-1 क्लास में ये होता है कि आप मुझे अपनी समस्याएं बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको योग बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि आपको ये पर्टिकुलर अभ्यास नहीं करना है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें ज़्यादा करनी है। और हर इंसान की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स है। किसी को आज की तारीख में पेट कम करना है, तो किसी को ओवरऑल मोटापा कम करना है, किसी की कमर में दर्द है तो किसी के घुटने खराब है। अब मैंने एक एक्सरसाइज पेट कम करने के लिए बता दी, अब वो हर इंसान कर सकता है, लेकिन अगर किसी के घुटने में दर्द है और उसने वो पेट की एक्सरसाइज की और घुटने में दर्द हो गया, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर आप मानते हो कि मैं पूरा फिजिकली फिट हूँ और मुझे सिर्फ योग का अभ्यास शुरू करना है, तो यूट्यूब पे डाला हुआ कंटेंट भी गलत नहीं होता। बस आपको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए कि वो कितना ऑथेंटिक है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करनी चाहिए, फिर ये आप शुरू कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। करेक्ट, मतलब कि यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं, अगर आपके अंदर समझने की शक्ति है वहाँ से भी काफ़ी कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करें तो आप ऑनलाइन भी अच्छे टीचर देख सकते हैं। अगर आपको बाहर नहीं जाना तो आप वहाँ से भी अच्छे कोर्सेज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, राइट। तो किस एज की महिलाओं के लिए योगा करना ठीक रहेगा? लाइक 25 साल, 30 साल, 40 साल, एज लिमिट क्या होती है? कि अगर मेरी मम्मी है जिनकी एज है 60 ईयर है जी, मेरी वाइफ है जिनकी एज 30 ईयर है, तो क्या दोनों योगा कर सकती हैं? सर देखिए, योग ऐसा है जो ना जेंडर का कोई डिफरेंशिएट करता है, ना उम्र का करता है, वो किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं करता है। तो आप किसी भी उम्र में चाहें तो योग शुरू कर सकते हैं, कोई भी दिन योग करने के लिए लेट नहीं है। पहले बहुत सारी ऐसे अवधारणाएं थी जब योग बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, कि बूढ़े लोग ही योग करते हैं, योग तो बूढ़े लोगों के लिए बना है, या योग तो सिर्फ महिलाओं के लिए बना है। लेकिन ऐसा नहीं है, योग कोई भी कभी भी कहीं पे भी शुरू कर सकता है, ये एक योग की खास बात है। अब अगर आप देखेंगे कि योग के मामले में अगर आपको लोग, लेकिन योग कब स्टार्ट करते हैं? कमर में दर्द हो गया तो योग स्टार्ट करेंगे। महिलाएं आमतौर पे मैंने देखी है 30+ में योग शुरू करती हैं, क्योंकि वो एक एज होती है जिस एज में महिलाओं में बहुत सारे बदलाव आते हैं, हार्मोनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। और अगर एक महिला माँ बन जाती है तो उसके बाद शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। तो उस टाइम पे मैं मानूंगी कि अगर कोई महिला योग नहीं करती कभी भी, लेकिन वो एक ऐसा टाइम है जब उसको योग ज़रूर करना चाहिए। एक तो एज हो गई आपकी 30+ की, एक आपकी हो गई 20 लेट 20s में, आप
20 से 25 साल में, क्योंकि उस समय पे भी महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं। तो इन जो बदलाव वाला जो फेज़ होता है, या फिर जब हम बात करते हैं मेनोपॉज की फीमेल्स में, तो वो जो टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है किसी भी महिला के लिए। तो मैं मानूंगी कि अगर आप कोई महिला है जो भी इसे पॉडकास्ट को सुन रही है, वो अगर योग नहीं कर रही है, तो इस अगर एज में वो हैं तो उन्हें ज़रूर मैंडेटरी रूप पे योग को करना चाहिए, ताकि जो बदलाव हो रहे हैं उससे उनके शरीर में कोई नुकसान ना हो और वो जो शरीर है उस बदलाव को अच्छे से अपना ले। ग्रेट। तो किसी भी एज की महिला योग कर सकती है, और योग कर सकती है नहीं, इस बात को थोड़ा सा दोबारा से बोलता हूँ, अच्छे से समझना। हर एज की महिलाओं को योग करना ही चाहिए, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारी फिजिकली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अब 30 साल की एज के बाद। क्योंकि मैं भी वेलनेस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, और मैंने भी बहुत सारी ऐसी महिलाओं को हम लोग प्रोडक्ट देते हैं जो लगभग ये मान के चलिए कि 99% महिलाओं को हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से योग की भी ज़रूरत हर महिला को है। अगर आप योग करेंगे तो योग के बारे में मैंने जो सुना है, आप बताना मैं कितना करेक्ट हूँ। अगर आप कंटिन्यू योग करते हैं और डाइट अच्छी रखते हैं, तो फिर शायद आपको लाइफ में बहुत ही कम मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। जी, क्या मानते हैं आप इस बारे में? सर मैं तो खुद ही इसी सिद्धांत पे चलती हूँ कि जितनी कम मेडिसिन हो सके उतनी हमें खानी चाहिए, लेनी ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एलोपैथी का विरोध करती हूँ या मैं किसी दवाइयों का विरोध करती हूँ। दवाइयाँ अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है बहुत सारे हमारे लाइफ के सिचुएशंस में। मान लीजिए आपका अगर एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तो नहीं कहूँगी कि योग कर लो। आपका सिर फटा है तो आपको डॉक्टर के पास जाके स्टिचेस ही लगवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप योग करते आ रहे हैं तो आप कुछ चीज़ें, जितना वर्स्ट जो इफेक्ट होता है किसी चीज़ का, वो नहीं मिलता है। अगर आप गिर रहे हैं, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो रहा है या आप ऐसे कहीं से भी लड़खड़ा के गिर रहे हैं, आप अगर योग करने वाले हैं, आपके शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, तो जो गिरने की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, इंजरी को कम कर सकते हो या खुद को बचा सकते हो। वहीं पे अगर आप योग नहीं करते हो, बॉडी आपकी अकड़ी हुई है, बहुत स्टिफ है, तो आप मुंह के बल गिरेंगे और आपको ज़्यादा चोट लगेगी और ज़्यादा आपका नुकसान होगा। Correct. तो योग से आप चीज़ों को कम कर सकते हैं, खुद को बचा के रख सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि लोग योग शुरू करते हैं जब उनके शरीर में कोई समस्या आ जाती है। अगर वो पहले से योग कर रहे होंगे तो उनके शरीर में समस्या ही नहीं आएगी। तो समस्या नहीं तो समाधान नहीं, इसी प्रकार से बीमारी नहीं तो दवाई नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप दवाइयों को अगर निकालना चाहते हो ज़िंदगी से तो योग करते रहिए, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दवाइयाँ खाने की। दो तरीके की इलाज होते हैं, एक होता है वेलनेस, एक होता है इलनेस। जी। वेलनेस का मतलब कि आप बीमार होने से पहले की दवाई लें, जी, और इलनेस बीमार होने के बाद दवाई लें। तो योगा मतलब वेलनेस है एक तरीके का, कि आप बीमार होने से पहले की दवाई पहले ही दवाई ले रहे हैं, और जो बिल्कुल फ्री है। जी, क्योंकि हम आयुर्वेद पर काम करते हैं, और आयुर्वेद भी आपको वेलनेस का ही काम करता है, मतलब कि आपको बीमार होने से बचाता है। जी सर। तो आप अगर आयुर्वेद प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करना चाहते तो योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि योगा करने से आप दवाइयों से बचेंगे। और दवाइयाँ मजबूरी में लेनी पड़ती हैं, जैसा कि मैम ने बताया, और दवाइयाँ मजबूरी में लेने के बावजूद भी हम लोग, जितना मैं एलोपैथ के बारे में जानता हूँ, दवाइयाँ लेने के बावजूद भी हम सही नहीं होते हैं। हम शरीर में दवाई किसी और चीज़ की खा रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर कुछ और नई बीमारियाँ उत्पन्न कर देती हैं। तो बचना है हमें दवाइयों से, और ख़ासकर अंग्रेजी दवाइयों से। तो इसलिए हमें योगा और आयुर्वेद दोनों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। थैंक यू मैम। तो कोमल जी, मैंने आपको इंस्टाग्राम के थ्रू टच किया, तो इंस्टाग्राम पर आप कब से आए? सर मैं नियर अबाउट 2015 से इंस्टाग्राम पे हूँ। 2015 जी। पर अगर एज ए इन्फ्लुएंसर बात की जाए तो मैंने पिछले 2 सालों से ही अपना कंटेंट बनाना और डालना शुरू किया है। उसके पहले मैं नॉर्मल अपना एक, जैसे आम लोग अपना इंस्टाग्राम मेंटेन करते हैं, फोटो चीज़ें डालते हैं, फोटो डाल देते हैं, योगा की फ़ोटो। मेरा क्योंकि योगा का ही ये पेज रहा है, पर्सनल पेज मैं हमेशा से अलग रखती आई हूँ, तो मैं इस पे खाली योगा से रिलेटेड, क्योंकि मैं खेल से जुड़ी हुई थी, तो जो भी मेरे आम दिनचर्या की नॉर्मल वीडियोज़ मैंने अगर कुछ बनाया तो मैं उसको डाल दिया करती थी। एज ए इन्फ्लुएंसर या उस दृष्टिकोण से मैंने पिछले 2 सालों से इस पे काम करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे आपके जब आप कंटेंट थोड़ा ऑथेंटिक डालते हो या अच्छा डालते हो तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम भी आपकी हेल्प करता है।
तो कहीं ना कहीं आपकी ऑथेंटिसिटी की वजह से आपकी रीच धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो दैट्स हाउ माय इंस्टाग्राम जर्नी स्टार्टेड। तो 2 साल से आप अच्छे से इंस्टाग्राम को चला रहे हैं। जी जी, तो क्या चैलेंज आए मैम? इंस्टाग्राम चलाते हो, काफ़ी सारे लोग आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं। आपके पास कंटेंट है योगा का, बहुत जी सारे लोगों के पास अलग अलग कंटेंट होता है। जी कोई किसी सेलिब्रिटी की नकल करके इन्फ्लुएंसर बन रहा है, कोई आजकल एआई का इस्तेमाल करके भी इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर्स बन बन रहे रहे हैं। हैं। तो आप बताइए, आपको क्या क्या चैलेंज का सामना करना पड़ा? और आपका चैनल अभी अच्छी ग्रोथ पकड़ रहा है, जितना 2 साल के अंदर आपको भी लगा होगा। जी तो क्या क्या चैलेंज का सामना आपको इस दौरान करना पड़ा? और आप जो वीडियो डालते हैं मैम, चैलेंज का मतलब मैं आपको जो क्वेश्चन है मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जो वीडियो डालते हैं तो उन वीडियोस पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत कमेंट करते हैं, गंदे कमेंट करते हैं। तो इस तरीके की कमेंट्स का भी सामना आपने करना किया है कभी? कभी ऐसा भी टाइम आया कि आपने अपने कमेंट बॉक्स को भी बंद करना पड़ा हो, कुछ ऐसे कमेंट भी आए हों? क्या ऐसा हुआ कभी लाइफ में? सर देखिए, अगर मैं बात करूं योगा की ही, तो योग में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सबने देखे हैं। जी और कमेंट्स की बात करें तो आप चाहे सूट सलवार में डाल दो, चाहे आप योगा के कपड़ों में डाल दो, चाहे आप, जैसे हम क्योंकि एडवांस योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो हम टाइट वियर्स पहनते हैं कि जो बॉडी हगिंग कपड़े जी होते हैं उनको पहनते हैं। तो हाँ, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। और ऐसा हुआ है कि और मोस्टली आप देखेंगे कि मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आपको कम दिखेंगे क्योंकि मैं उन्हें डिलीट कर देती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ वो कमेंट सेक्शन में कोई कुछ और बोल के अपनी चीज़ों को दिखाए। तो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं ध्यान रखती हूँ इन चीज़ों का और मैं उन्हें डिलीट कर देती हूँ। लेकिन उससे मैं अपना कंटेंट नहीं रोकती कि या कमेंट सेक्शन नहीं बंद करती, क्योंकि दैट इज़ अ प्लेस जहाँ से अच्छे लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं, लोग आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, लोग आपसे मोटिवेट भी हो रहे हैं और उसके थ्रू बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी आती है। तो मैं कमेंट बॉक्स को कभी बंद नहीं करती। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि मुझे कमेंट्स डिलीट करने पड़े हैं बहुत बार, अभी भी ऐसा होता है कि मुझे डिलीट करने पड़ते हैं। क्योंकि जहाँ पे आपको 90 लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको प्रोत्साहित करें, वहाँ पे 10 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो आपके बारे में गंदा बोल देंगे, खराब बोल देंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा जैसी ऐसी चीज़ें वो बोलते हैं। तो उन चीज़ों को मैं ऐसे मानती हूँ कि ठीक है, कोई आपसे आपके बारे में गलत बोल रहा है तो उससे सहन नहीं हो रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो मैं उसको एज अ पॉजिटिव थिंग टेक करती हूँ कि अगर वो गलत बोल रहा है मेरे बारे में तो ही इज़ जेलस। अगर कोई जल रहा है तो हमें जलाना है। तो इस थ्योरी पे भी मैं काम करती हूँ कि मैं अपना कंटेंट जारी रखती हूँ। और ग्रोथ की अगर बात की जाए तो कंसिस्टेंसी रखिए, अपना कंटेंट ऑथेंटिक रखिए। किसी को कॉपी करके आप बहुत दिनों तक आगे नहीं जा सकते। अगर मैं सिंपली बोलूँ कि योग को प्रमोट करो ये वो, लेकिन मैं खुद ही नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़ें, खुद ही नहीं मेरी लाइफ में मैं आपको बोल दूँ कि आप डेली योगा करो और खुद ही नहीं करती हूँ, तो कैसे ही आपकी ग्रोथ हो पाएगी, मेरी कैसे ही ग्रोथ हो पाएगी। तो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी डेली प्रैक्टिस वीडियोस डालूँ जिससे लोगों के पास ये मैसेज जाए कि हाँ, ये लड़की खुद डेली प्रैक्टिस करती है, तो हमें भी इससे सीख के करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और इस चीज़ को अपनाया, जिससे मेरी थोड़ी इंस्टाग्राम पे ग्रोथ बढ़ी है। लड़की हो या लड़का, जब भी कोई व्यक्ति बड़ा सपना देखता है तो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और ये एक तबका हमेशा से समाज का रहा है। उनका काम लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिव बोलना रहा है, चाहे वो कमेंट के ज़रिए हो या वो समाज में किसी भी जगह पर उनको बोलने का मौका मिलता है, वो नहीं रुकते हैं। तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे, आपके आसपास रहेंगे। ऐसे लोगों से कभी भी आपको उनकी बातों को सुनकर रुकना नहीं है। कोमल जी ने बिल्कुल बताया कि ऐसे लोगों को वो भी देखती आ रही हैं, और ऐसे लोगों के कमेंट को भी इन्होंने पढ़ा, इनकी फैमिली के लोग भी पढ़ते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुकी नहीं। और ऐसे ही आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी कभी किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंसान के, किसी भी समाज के रोकने से रुकें नहीं, और अपने सपने तक इसी तरीके से लगातार चलते रहिए। एक दिन सफलता का शिखर आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू मैम। जी तो कोमल जी, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जी सर। लड़कियों के बारे में मैं जितना अब तक समझ पाया हूँ, क्योंकि मेरी भी सिस्टर हैं, 3 सिस्टर हैं और मेरी एक वाइफ हैं, तो मैंने देखा महिलाएं हमेशा, मतलब लड़कियां हों जो आपकी एज की लड़कियां जो 15 साल से 25 साल
के बीच की जो लड़कियां होती हैं वो आजकल डाइट को लेकर बिल्कुल भी अवेयर, मतलब अवेयर तो है लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाती। कभी मोमोज, पिज़्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, तमाम तरीके की चीज़ों की तरफ। तो आप भी क्या ऐसी चीज़ें खाते हैं, कभी कभी खाते हैं या डेली खाते हैं? क्या है आपकी डाइट के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी सर, अगर डाइट की बात की जाए तो मैं खुद सबको एडवाइस देती हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कौन से आपको चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन अगर मैं खुद ही नहीं फॉलो करूँगी तो कैसे काम चलेगा। हाँ, शुरू में मेरी भी एक एज थी जब मैं बहुत चटपटा खाती थी, बहुत सारी चीज़ें खाती थी। उस टाइम पे मेरे कोच ने मुझे काफ़ी हेल्प की। तब मुझे गुस्सा आता था कि मुझे खाने नहीं देते हैं, मुझे ज़बरदस्ती रोकते हैं, क्योंकि गेम्स में होने के नाते वो हमें नहीं खाने देते थे। अगर आपने किसी दिन बाहर का कुछ खा लिया तो आपको पनिशमेंट मिलती थी। तो वो जो डिसिप्लिन उन्होंने मुझे सिखाया, वो उसको मैं आज तक फॉलो करते आई हूँ। और एक समय आप किसी भी चीज़ को 1 महीना छोड़ के देखिए या अपना के देखिए, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। आज अगर मैं खा भी लेती हूँ तो मेरा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, एल्स तो मुझे एसिडिक होके, वॉमिट होके, कैसे भी करके वो मेरे शरीर से निकल जाता है, क्योंकि मेरे शरीर ने इसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो ये चीज़ें होती है। जैसे अब योग कोई कह रहा है कि मैं करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर पाता हूँ, आप 1 महीने लगातार करो, वो आपकी लाइफ का ऐसा हिस्सा बन जाएगा कि उसके बिना आपको अधूरा लगेगा। आप कोई चीज़ छोड़ रहे हो तो उसको आप नहीं ग्रहण कर पाओगे, और अगर आपने कोई चीज़ अपनानी है तो वो आपकी लाइफ में कंटिन्यू हो जाएगी, आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। तो ऐसे ही योग में भी अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कि कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, तो आप रूल मानते हैं 21 दिन का, मैं मानती हूँ कि कम से कम 1 महीना तो आप करें। आप 21 दिन भी अगर कोई चीज़ लगातार कर लेते हैं तो वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। ऐसे आप 21 दिन बाहर की चीज़ें छोड़ के देखिए। जैसे बोलते चीनी नहीं खानी चाहिए, शुगर छोड़ देनी चाहिए, हाँ छोड़ देनी चाहिए। मीठे के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो आप फ्रूट्स खा सकते हो और चीज़ों के थ्रू मीठा ले सकते हो। आप छोड़ के देखिए, आपके शरीर में जो ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे। अब फीमेल्स हैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती हैं अपनी स्किन पे कि मुझे सुंदर दिखना है, मुझे ग्लोइंग दिखना है। आप 1 महीना छोड़ के देखिए बाहर की चीज़ें, और आपको जो चीज़ें चाहिए अपनी बॉडी से, आपको सुंदर दिखना है, आपको और चीज़ें करनी है, आपको एंटी एजिंग दिखना है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगेंगी। और जैसे ये चीज़ आपको बेनिफिट किसी चीज़ का मिलने लगता है ना, तो आप उसको फिर चाहते हुए ना चाहते हुए किसी भी तरीके से उसको कर लेते हो। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप मन को नहीं रोक पा रहे हो, हाँ थोड़ा मुश्किल होगा शुरू में, आप 20 से 21 दिन इसको करके देखिए, फिर आपकी बॉडी ही उसको लेना बंद कर देगी। आप फिर किसी दिन खा लोगे तो आपकी बॉडी कहेगी नहीं खाना। आप दिन में चाय कितनी बार पीते हैं? मैं चाय नहीं पीती। बिल्कुल जी। अभी अगर मैं चाय का ऑर्डर करूं तो आप नहीं पियेंगे? जी, मैं चाय नहीं पीती, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। कॉफ़ी भी नहीं पीती? नहीं, मैं केवल दूध पीती हूँ, और दूध में भी गाय का घी होना चाहिए। गुड। तो दैट्स हाउ कि जॉइंट्स आपके ठीक रहते हैं उसमें। और जितना हो सके प्योर चीज़ें खाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने बताया मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से ही प्योर चीज़ें खाने की आदत मुझे रही है। ग्रेट। तो एज ए बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं इससे पहले जब मैं बिजनेस में आया नहीं था, उससे पहले मैं बॉडी बिल्डिंग किया करता था, एज ए जिम ट्रेनर रहा हूँ मैं भी। तो पिछले 6 सालों से मेरी जिम भी, जब से मैं बिजनेस सेक्टर में आया हूँ तब से मैंने जिम भी नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसा मैं ये बोल देता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, ये बिल्कुल सही बात है कि टाइम निकालने से निकलता है जी। मैं सुबह 1 घंटा अगर जल्दी जगने लग जाऊँ तो शायद मैं जिम जा सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो ना जिम जा पाते या जा सकते हैं। तो मुझे अगर योगा करना है जी, तो कितने मिनट मुझे दिन, मतलब सुबह सुबह मुझे कितने मिनट योगा के लिए निकालने होंगे? सर देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर केवल और केवल आप 15 से 20 मिनट योग करते हैं, योग में भी जैसे आप खुद की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो सूर्य नमस्कार आप कम से कम 10 राउंड सूर्य नमस्कार के कीजिए। फीमेल्स की कंपैरिजन में मेन ज़्यादा, क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि महिलाएं सूर्य नमस्कार ना करें, वो तो सबके लिए है। लेकिन अगर पुरुषों की मैं अगर स्पेसिफिकली आप चाहते हो कि सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो सूर्य नमस्कार करें डेली सुबह। सूर्य नमस्कार सूर्य निकलते टाइम करें या कभी भी करें? सूर्य नमस्कार आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। किसी भी टाइम कर सकते हैं। खाने का आप थोड़ा सा अंतराल रखिए। अर्ली मॉर्निंग अगर आप कर लेते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है।
आप डेली उसको 10-15 मिनट करने लगेंगे, 5 राउंड से शुरू करके आप 100, अभी आपने सुना होगा 108 सूर्य नमस्कार, तो वो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको रेगुलर करना है। 108 सूर्य नमस्कार केवल आप 30 मिनट्स में कर सकते हो, तो 30 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो। और 108 बार अगर आपने कर लिया तो आपकी पूरे शरीर में चर्बी तो क्या, किसी प्रकार की कोई दर्द, कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, पोस्चर करेक्शन नहीं, आप करेक्ट आपका नहीं हो पा रहा है, लोअर बैक में पेन आ गया है, सर्वाइकल हो गया, या कोई भी पूरे शरीर में कोई दिक्कत है, तो आप उसको आराम से ठीक कर सकते हैं। ग्रेट। तो 15-20 मिनट मुझे निकालने होंगे जी। Great. वैसे मैं हेल्थ को लेकर मैं भी बहुत कॉन्शियस हूँ और बाहर की चीज़ें मैं भी नहीं खाता। हाँ, चाय कॉफ़ी ज़रूर मैं दिन में 1 या 2 बार ले लेता हूँ, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन हमें लगता है कि चाय पे चर्चा, जब भी कुछ लोग बैठते हैं सामने ऑफिस में आके, तो लड़का फटाफट चाय कॉफ़ी का ऑर्डर लेता है और चाय कॉफ़ी लेके आ जाता है बना के, तो फिर साथ में बैठ के पीनी पड़ती है एज ए बिजनेसमैन। शायद ये प्रॉब्लम है, तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी चाय कॉफ़ी कम करूँ या बंद करके कोशिश करूँगा कि बंद हो जाए। तो कोमल जी, आपने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। मैं एक क्वेश्चन और आपसे लेता हूँ लास्ट, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। कोमल जी, ये बताइए, योगा जैसे आपने बताया नेशनल गेम्स के अंदर भी योगा के आपने मेडल जीते हुए हैं जी। और आगे जैसे हम सबसे बड़ा, अगर मैं गेम्स की बात करूं तो सबसे बड़ा गेम्स ओलंपिक को माना जाता है जी। लेकिन ओलंपिक के अंदर तो शायद मैंने देखा है कि अभी योगा का कोई भी इस तरीके के मैच नहीं होते हैं। जी। अभी सर हाल ही में अगर मैं बात करूं 2020 में योगा को योगासन के नाम से खेल में जोड़ा गया, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ही ये था कि योग खेल नहीं हो सकता, भारत की परंपरा को खेलों में मत डालिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के मत थे। तो योग के ही एक अंग आसन का जो पार्ट होता है, जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग हठ योग के जो हमारे डिफ़िकल्ट पोस्चर्स होते हैं, जिसमें आपको बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ऐसे कुछ पोस्चर्स को मिला के एक सिलेबस बनाया गया और इसको योगासन के नाम से खेलों में जोड़ा गया। अब 2020 में इंडिया में इसको रिकॉग्नाइजेशन मिली। उसके बाद आने वाले सालों में इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो मोदी जी द्वारा चलाई गई एक बहुत ही अच्छी मुहिम है, जिसमें जो अंडर 18 के बच्चे खेलते हैं। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ऐड किया गया और फिर इसको 36 नेशनल गेम्स में पहली बार जो गुजरात में हुआ, वहाँ पे इसको एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ऐड किया गया। इसके साथ साथ और भी कुछ इंडिजीनियस स्पोर्ट्स जैसे कि खो खो मलखम को भी नेशनल गेम्स में ऐड किया गया। उसके बाद से आने वाले सालों में जैसे 37th नेशनल गेम्स जो कि गोवा में हुए, 38th नेशनल गेम्स जो भी हाल ही में उत्तराखंड में हुए हैं, इनमें ऐड किया गया। तो नेशनल गेम्स का एक इंडिया का वो गेम है जहाँ से आप आगे आने वाले इंटरनेशनल स्तरों के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद का जो लेवल है एशियन गेम्स हैं, इसके बाद जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स आ जाती हैं, वर्ल्ड गेम्स आ जाते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके की जो हमारे गेम्स होते हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ हम सबसे बड़े गेम्स मानते हैं। तो अभी क्योंकि इंडिया का पारंपरिक खेल है, तो पारंपरिक खेल को अगर हमें ओलंपिक्स में डालना है इंडिया की तरफ से, तो वो ओलंपिक्स हमारे इंडिया में होने ज़रूरी है, ऐसा स्पोर्ट्स अथॉरिटी का जो रूल कहता है। तो अभी 36 में, जो 2036 में जो इंडिया दावेदारी कर रहा है कि हम ओलंपिक्स इंडिया होस्ट करेगा, अगर ऐसा होता है, भगवान ही चाहेंगे होगा भी, पूरी तैयारी भी चल रही है, तो उसके अंदर इंडिया के जो इंडिजीनियस स्पोर्ट्स हैं, जिसमें कि दावेदारी है खो खो की, मलखम की, योगा की, तो इनमें से जो इंडिया के इंडिजीनियस स्पोर्ट्स जब ऐड किए जाएंगे तो योगा डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि इसमें ओलंपिक्स का हिस्सा बन जाएगा और आने वाले समय में इसका बहुत स्कोप है। और माने तो 26 में, अभी हाल ही में, अगले ही साल इसको एशियन गेम्स में डेमोन्स्ट्रेट करवाया जा रहा है, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव गेम इसको ऐड किया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे आने वाले एशियन गेम्स में इसको एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ऐड किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि नेशनल गेम्स में भी इसी तरीके से किसी भी गेम को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इसको एज अ गेम ऐड किया गया था, लेकिन लास्ट जो 38 नेशनल गेम अभी अल्मोड़ा में इस साल हुए, उसमें इसको एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ले लिया गया है और ये आने वाले हर नेशनल गेम्स का हिस्सा होगा।
और इंडिया में अगर देखें तो नेशनल गेम्स में अगर एक बच्चा मेडल लेके आता है तो उसे मल्टीपल बेनिफिट्स स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लाखों के कैश प्राइज उसे मिलते हैं, उसको ग्रेडेशन मिलती है, उसको जॉब में उसको कंसिडरेशन मिल जाती है, जॉब में स्पोर्ट्स कोटा में उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस तरीके की जो बेनिफिट्स हैं हम खुद भी ले रहे हैं क्योंकि हम मेडलिस्ट रह चुके हैं। मैं चाहूँगी कि जो बच्चे या फिर जो भी खिलाड़ी से देख रहे हैं वो इसकी तैयारी और अच्छे से करें और जो बेनिफिट्स हैं उनको वो अपने लाइफ में लेके आए। बहुत बढ़िया। तो कोमल जी ने बताया कि अभी नेशनल गेम्स के अंदर योगासन को ऐड कर लिया गया है और आने वाले टाइम में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी योगासन को लिया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा स्कोप योगा का आने वाला है। तो आप लोग भी जो योगा के अंदर फ्यूचर बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि ये वो गेम है जिसके अंदर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल सी ड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है और इसके बाद आप नॉर्मल टीचर्स के द्वारा इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही मैं बोलूँगा कि बहुत ही सस्ता गेम जिसको कोई भी शुरू कर सकता है, नहीं तो बाकी सारे गेम्स के अंदर बहुत पैसा खर्च होता है। तो आप लोग भी योगा से जुड़िए। और ये थे हमारे बीच में आए गुड़गांव से आए हुए कोमल वर्मा जी। कोमल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोमल जी ने बहुत शानदार आप सब लोगों के क्वेश्चन के जवाब दिए, बहुत सारे सवालों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं मेरा सफ़र होस्ट, मैं जिस तरीके से इन्होंने इतने शानदार सवालों के जवाब दिए, तो हमारी भी कंपनी है जो आयुर्वेद पर काम करती है और योगा टीचर मैं मैम को अपनी तरफ से एक प्रोडक्ट है प्योर नीर एल्कलाइन ड्रॉप एल्कलाइन डिवाइस। ये डिवाइस क्या काम करता है? ये डिवाइस काम करता है आपके घर के पानी को एल्कलाइन बनाने का काम। तो आप एल्कलाइन पानी के बारे में भी इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं और इनका इंस्टाग्राम पर कोमल जी का पेज है ब्यूटी ऑफ योगा। तो आप इंस्टाग्राम पर जाइए, मैं कोलैबोरेशन इनके साथ करूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग जाइए और वहाँ से भी काफ़ी सारे आप कंटेंट इनके देख सकते हैं और योगा कैसे किया जा सकता है वहाँ पर भी इनसे सीख सकते हैं। तो थैंक यू मैम, आप आए और इसको आप डिवाइस को घर में लगाना, इसके फ़ायदे बताना, ठीक है, और साथ में एक पेन। थैंक यू मैम, आप आए और थैंक यू साथियों। तो लास्ट मैसेज मैम हमारे दर्शकों को आप क्या देना चाहते हैं योगा के ऊपर? मैं सिर्फ आप सबको यही कहना चाहूँगी कि देखिए, समय सबके पास कम है, पर खुद के लिए दिन में 20 मिनट ज़रूर निकालें और योग को ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।